मुकेश सर, डॉक्टर मुकेश सर, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत मजे में। आई ऑलवेज लव टू बी इन कॉलेज बिकॉज स्टूडेंट्स आर माय स्ट्रेंथ। बच्चे जो है वो मेरी जान है और मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ एंड दैट इज द रीजन। ये एक पैशन है जो मैं टीचिंग लाइन में। ओके सर, पॉडकास्ट सर आपकी लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी कि इतने आप आज 51 के हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या हुए हैं अपनी लाइफ में और आपका बचपन कैसा गया है, ये पूरा आज पॉडकास्ट में देखेंगे आपके बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं आपके बचपन से। ओके। बहुत लोग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो समय से पहले बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है, क्योंकि उनका बचपना चला गया। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो कोई लड़का है, उसके सर से ना उसके डैड का साया हट जाए तो वो एक दिन में ही बहुत बड़ा हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि अब मुझे मेरे घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और उसकी मॉम डैड ना, मतलब मॉम जो रहेंगी या फिर उनके जो बड़े रहेंगे वो उनके आंसू होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि इस उम्र में उसे खेलना कूदना चाहिए, जब वो काम कर रहा है उसे एजुकेशन करनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, आपके ऊपर बीती सर? हाँ, मेरे पे ये बीती है जिम्मेदारी। पहली बात तो बचपन जो होता है उसमें अगर आदमी बड़े जैसा बिहेव करता वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ सर, दे शुड गो अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर ने हर एज का अपना अपना एक चरित्र बना के रखा है, कैरेक्टर बना के रखा है, फंक्शन बना के रखा है, तो उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। मेरे साथ बीती थी ये कि मेरा आई वॉज फ्रॉम वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बहुत ही ज़्यादा ये था। और डैड का काफ़ी बिजनेस में पैसे गए एंड डैड को काफ़ी बिजनेस में लॉस हो गया था। सो घर में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था। आपकी एज कितनी? उस वक्त मैं करीब 8 से 9 साल का था एज में और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लोग। सो उस वक्त माय बोथ द पेरेंट्स दे आर इलिटरेट। मेरे डैडी का एक लॉन्ड्री का बिजनेस था जो जुहू पर था, तो वहाँ पर लॉस हुआ। हमारे डैड ने अब्रॉड में कुछ इन्वेस्ट किया था, उसमें लॉस हो गया। तो ये जो लॉस होना घर में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना होता है। और आई यूज्ड टू स्टे इन जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आता है। हाँ, इतना स्ट्रेस आता है कि लोग ताने भी मारते हैं कि जैसा बाप था वैसा बेटा बनेगा। हाँ। तो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ गया और घर में सबसे बड़ा मैं था। और उसके अंदर क्या हुआ कि मुझे घर वाले ने पूरा निग्लेक्ट करना चालू कर दिया। तो आई वॉज लाइक ए निग्लेक्टेड चाइल्ड। सो कितने बार ऐसा हुआ कि मैं खाली जी रहा हूँ। मैंने खुद ने भी 1-2 बार सुसाइड करने की सोची, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था घर से। और घर वाले सपोर्टिव थे, लेकिन इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे क्या है, ये सब था। और जैसे कि बोलते हैं ना, घर में उस समय कोई एम्बिशन नहीं होता। आजकल के बच्चे लोग काफी एम्बिशियस होते हैं, उनको काफी बड़ा सोचते हैं, काफी रोड मैप है उनके लिए, काउंसलर है, काफी बहुत सपोर्ट सिस्टम बहुत है, जिससे उनको काफी कुछ आगे बढ़ने की राह दिखती है। बट हमारे में ऐसा नहीं था। हमारे में ऐसा था कि पास हो जाओ तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता था, क्या ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले या साइंस ले। तो ये भी एक बड़ा ड्रामा था। जैसे आपने बताया आपने सुसाइड किया, हम आगे उसी की बात करेंगे। आपने कहा था कि बचपन में आपको आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता था जितना आपके भाई को मिलता था। सो किसी स्टूडेंट के या किसी बच्चे पे अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना रहे तो कैसा रहता है? अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर सपोर्ट ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा हताश हो जाना चाहिए। बच्चे को हताश नहीं होना है। बच्चे को ये देखना है कि किसी तरह से वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे कि क्यों नहीं मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि हमारे लाइफ में कभी खुशी कभी गम, ये तो आते रहते हैं और फेजेस ऑफ लाइफ है। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान हर एक को मौका देता है सक्सेस होने का, और हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं तकलीफें आती है। तो
अगर मैं बच्चों को बोलूंगा कि अगर आप लोग को अभी तकलीफें आ रही है तो ये जान लो कि आगे जो आपकी लाइफ है वो काफी ग्रैंड सक्सेस है, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। अगर भगवान ने अभी आपको दुख दिया है तो आगे वो सुख है, और दुख भी है, हमको कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए जिससे हम गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाए। जैसे कोई गलत संगत में चले जाता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है, ड्रंकर्ड हो जाता है, ये सब छोड़कर हमको उस तकलीफों का जो टाइम है उससे कुछ सीखना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए कि नहीं, आगे की राह जो है वो काफी हमारी सक्सेसफुल होगी। आपने बताया सुसाइड का आपका हुआ था, हमारे चैनल पे उसका ये था कि जो इंडिया में इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, तो जो आजकल की सोशल मीडिया पे सर वो बस इतना बता दिए कि नीट में इतने बच्चों ने सुसाइड किया है प्रिपरेशन के टाइम पे, यूपीएससी में इतने स्टूडेंट ने सुसाइड किया प्रिपरेशन के टाइम पे, और कोटा में जब कोई बच्चा सुसाइड करता है, बिहार की एक बात थी कि कोटा में उसने सुसाइड किया था, तो कोटा वालों ने क्या किया सर कि पंखे गायब कर दिए, पंखे हटा दिए। तो मतलब वो एक तरह से सोल्यूशन नहीं दे रहे, वो सिर्फ ना जो क्वेश्चन है ना उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा कि हमको बच्चों को ब्लेम नहीं करना है। और बच्चे जो है बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत ही इनोसेंट रहते हैं। बच्चे एक मट्टी के जैसे हैं और हम लोग जो है वो पोटर है, हम बच्चों को शेप देते हैं। तो इसमें माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप, उनका पीयर ग्रुप, उनके जो फैमिली मेंबर है, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक स्पेशल क्वालिटी लेकर पैदा होता है। तो हमेशा ये नहीं है कि भाई तुम अच्छे ग्रेड के मार्क्स लाओ, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ग्रेड नहीं है, अच्छी लाइफ आपको देखना है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, उसको आपको जानना है, और उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफ को शेप अप करना है। कहने का मतलब है कि सुसाइड करना इज नॉट द सोल्यूशन। तो इसके लिए माँ बाप, टीचर्स, सबसे बड़ा टीचर्स, हमारे इंडिया में दो लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। एक होता है गुरु और एक होते हैं माँ बाप। भगवान से भी दर्जा बढ़ा दिया है गुरु को। तो ये गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करे, उनको ये बताए कि भाई तुम्हारा एक एकेडमिक मार्क्स इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, आप अपने आप को पहचानो, और ये गुरु को भी पहचानने की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने काफी बच्चों को पहचाना, मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, मेरे स्टूडेंट्स, उनके अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, बट मैंने देखा कि वो बच्चा बोलता बहुत अच्छा है। तो आज वो बच्चा इतना बड़ा बन गया है कि आज वो पूरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हैंडल कर रहा है, एंड ही इज इन अमेरिका। हिज नेम इज अभिषेक वर्मा। पढ़ाई में ठीक नहीं था, पढ़ाई में अप टू द मार्क था, लेकिन आज वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वो हैंडल कर रहा है, और इतना नाम है, उसका खुद का यूट्यूब चैनल है। इतना बड़ा काम किया उसने, बहुत बढ़िया। और मेरे यहाँ पर और भी एक बच्चा है जो गुप्ता था, उसके डैडी भी बहुत परेशान थे उससे, लेकिन आज उसने क्या किया, खुद का एक फाइनेंस कंपनी डाला है। हम बोलते हैं ना, और उसके डैडी ने उसको इतना प्रेशराइज किया था, लेकिन उसका लक अच्छा था कि वो मेरे पास आ गया, मुझसे टकरा गया, और टकराने के बाद मैंने उसको बोला कि बेटा, मैंने क्या बोला, गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। तो हमने उसको इस तरह से मोटिवेट किया कि आज उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, आज वो पूरे घर को भी संभाल रहा है। ओके सर, नाउ अभी ना आपकी जॉब की बात कर रहे हैं, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। Yes, उसके बाद आपने जॉब को देखा, आप 10 इयर्स ब्लू डार्ट कंपनी में, तो आपको वहाँ अवार्ड भी मिला था। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। 2 अवार्ड थे, एक बेस्ट एम्प्लॉय का था और एक अवार्ड था कीपिंग बेस्ट कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट, एक टाइम कमिटमेंट होता है जो बोलते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए, तो टाइम कमिटमेंट का भी मुझे अवार्ड मिला था। तो आपने तभी इतनी अवार्ड में 10 इयर्स काम करके तभी आपने क्यों रिजाइन कर दिया? ओके, रिजाइन करने का मतलब ये था कि उसका मतलब मेन मुद्दा ये था कि मैंने बहुत काम किया,
आई थिंक स्टार्टिंग से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो आई स्टार्टेड माई करियर आफ्टर द ग्रेजुएशन। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं लोडर था, वहाँ पर लोडिंग का काम किया वहाँ पे। अब लोडिंग का काम ऐसा था कि अगर मेरे को कोई बैग खींचने के लिए बोल रहा है तो मैं तो दुबला पतला था, मैं 21 साल का था, 20-21 साल का था, तो मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने वहाँ पर जाके कंप्लेन की कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं दूसरे जॉब के लिए आया। सो मैंने अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है, टीवाई का एग्जाम दिया है, तो ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उसने बोला कि आपका वजन कितना है, और मेरा वजन है 50, तो आपको डबल वजन खींचनी चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। तो मेरे सर पे इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि एक पढ़ा लिखा, मतलब ग्रेजुएट टीवाई का एग्जाम देकर मैं बैग खींच रहा हूँ, लेटर सेग्रीगेट कर रहा हूँ। बट उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने क्या कहा था कि हर तकलीफ के बाद एक ऐसे दिन आते हैं जो बहुत आपको, मतलब गॉड इज ग्रेट, भगवान देख रहा था। और वहाँ पर एक अकाउंट्स में वैकेंसीज आई और मैंने वहाँ पर अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हुआ और मेरा पोजीशन सीनियर अकाउंटेंट हो गया। सीनियर अकाउंटेंट। अब वहाँ पर क्या हो रहा था कि दे आर वेरी प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट्स में बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो लोग ने जो समय दिया उस समय पे आपको रिपोर्ट देना है। मतलब वहाँ पर अगर आपको आज बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला और कल एक भी दिन आपका खराब, आपसे गलती हो गई, तो दे विल नॉट स्पेयर यू, they will take some action. That is the reason we say they are very professional in nature. और वहाँ पर ऐसा था कि टाइम पर आने का मशीन थी, वह आप आओ, आपकी एंट्री करो कि ये टाइम पर आप आ गए, जाने का कोई ठिकाना नहीं। तो वहाँ पर नहीं करके 10, 12, 13 घंटा मुझे काम करना पड़ता था। और मेरा भिवंडी में भी ट्रांसफर हो गया था और उस वक्त मेरे ख्याल से राइट्स भी हो रहे थे मुंबई में, और उस वक्त मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था और मैं यहाँ से कैश पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर गाड़ी में बैठकर मैं भिवंडी जाता था। तो मेरे जान का भी बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये सब काम करने के बाद काफी अच्छा काम किया तो मुझे अवार्ड मिला था। बट अवार्ड मिलने के बाद जो मेरे मैनेजर थे, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द मैनेजर, उन्होंने बोला कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे आपकी MIS रिपोर्ट सबमिट करनी थी, आपने क्यों नहीं किया? बोला सर उस पर्टिकुलर डेट पर संडे आया था और मैं मंडे को सबमिट कर सकता था। बोले क्या संडे को मैंने आपको बोला था छुट्टी लेने के लिए? बोला सर लेबर लॉ के हिसाब से मेरा राइट्स है कि वीक में एक दिन छुट्टी और संडे को हमेशा छुट्टी होती है। तो बोला क्या मैंने बोला था? तो उसने मेरी काफी, सबके सामने काफी मैंने इंसल्ट कर दी। और इंसल्ट से मुझे बुरा नहीं लगा था, मुझे बुरा ये लगा था कि मेरा इतना अच्छा काम करने के बावजूद मेरी रिपोर्ट बड़ी करेक्ट होती है और मेरी रिपोर्ट सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाती है और मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे अप्रिशिएट करता था कि मुकेश की रिपोर्ट बहुत अच्छी हो। उसके बावजूद आप एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं कर रहे हो, इसके लिए मुझे आपने इतना सुनाया। तो रिजाइन करने के पहले कम से कम मैंने 15 दिन सोचा, फिर मैंने अपने टैलेंट को देखा क्या है, फिर मैं देखा कि नहीं यार मैं आई कैन गिव गुड स्पीच, एंड दैट टाइम आई वाज ओनली बीकॉम और मैंने MCOM पार्ट 1 वहां से किया था रैनिक उडाट में। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी और के लिए काम करने से अच्छा हमारा खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दैट इज आई स्टार्टेड विद माय ओन क्लासेस, उसका नाम था स्टूडेंट्स अकेडमी। फिर मैंने मेरी खुद की मार्केटिंग कंपनी चालू करी, उसका नाम था MR मार्केटिंग। फिर मैंने खुद का इन टूर्स एंड ट्रेवल्स चालू किया। फिर मैंने खुद का काफी कुछ एक कंसल्टेंट करके काम किया, HR कंसल्टेंट के फैक्टर्स के लिए। तो इस तरह से मैंने मेरे टैलेंट को एक्सप्लोर किया और बाद में इसके अलावा फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड करना भी चालू किया। जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं टाइम निकालना पड़ेगा। 24 आवर्स गॉड ने दिया है, उस 24 आवर्स को आप किस तरह से ऑप्टिमम अच्छी तरह से यूज करते हो ये आपके हाथ में। मुकेश सर इज द बेस्ट एग्जांपल, आई विल से दैट कि मैं उस वक्त बाद में मैंने मेरा पार्ट 2 का एग्जाम दिया, मैंने B.Ed का एग्जाम दिया, मैंने MPhil क्लियर किया, मेरा मास्टर ऑफ फिलोसफी, मैंने मेरी PhD क्लियर किया और मैंने नेट एग्जाम पास किया।
तो कोई भी अगर मुझे बोलता है कि समय नहीं है तो ये गलत बात है। समय को आप बराबर से यूज करो, समय आपका साथ देगा 100%। समय ही एक है जो आपको सक्सेस लेकर सर जैसे आपने बताया था कि आपने अपना बिजनेस छोड़ दिया, आपका क्लासेस था वो छोड़ दिया बिकॉज ऑफ आपने नेशनल कॉलेज में आपको आना था प्रोफेसर बनना था। तो नेशनल कॉलेज में ऐसी क्या बात है जब आपको सब कुछ छोड़ के यहीं आना था? नेशनल कॉलेज के में आने की मैंने पहले नहीं सोची थी। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरी क्लासेस तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया, हम 3 दोस्त चालू किए थे, कैलाश उपाध्याय, अनिल विनेकर एंड माई सेल्फ। तो मैंने थोड़ा पैसा लगा दिया था उसमें। कैलाश उपाध्याय बहुत इंटेलिजेंट था, अनिल विनेकर बहुत अच्छा पढ़ाता था और मैं एक ऐसे सपोर्टिंग पार्टनर था। लेकिन उन्होंने पहले लेक्चर के लिए मुझे भेज दिया और लेक्चर इतना इंप्रेसिव था, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि बच्चे इतना प्यार करने लगे कि बोले कि नहीं हमको वही सर चाहिए। तो और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कोई जिम्मेदारी आप लोग लेते हो ना तो उसको अच्छी तरह से करो, क्योंकि वो बच्चे 12th में थे और 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 10th, 12th एंड TY ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब बच्चों को मैंने देखा कि उन लोग का प्यार मेरे प्रति इतना है, मेरे को उन्होंने भरोसा करना चालू कर दिया। अब उस वक्त जब उन्होंने मुझ पर भरोसा किया तो मैं बोला क्यों नहीं, मैं इस भरोसे को कायम रखूंगा। और मैंने बहुत मेहनत करना चालू की। मैंने खुद के नोट्स बनाए और मैं उनको 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। खुद के नोट्स बनाए, उस नोट्स को मैंने मॉडरेटर से असेसमेंट करवाया। उसके बाद में उन्होंने भी बोला कि नहीं मार्क्स अच्छे आएंगे मुकेश। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सरस्वती माता की कृपा से परसेंटेज इतना हाई आया उनका, इतना अच्छा आया कि बाद में वही बच्चे ने कहे कि सर अभी 12th तो हो गया, अभी फर्स्ट ईयर में भी आप ही पढ़ा। तो इस तरह से मेरी जर्नी TY की चालू हो गई डिग्री। नहीं तो मेरा रिस्ट्रिक्शन खाली जूनियर कॉलेज तक था, इसीलिए मैंने BEd किया था। लेकिन वो बच्चों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बच्चों ने बोला कि नहीं मुकेश सर आप हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे। तो ऐसी जर्नी चालू हुई। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे डोइश बैंक का असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने अभिषेक वर्मा के बारे में बात किया, उसका खुद का बिजनेस है यूरोप में, ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। गुप्ता है, उसने अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी स्टार्ट कर दिया है। और मेरा एक स्टूडेंट है यश चंदानी, he started his own tiffin business, हेवन टिफिन। तो मेरा हमेशा ये एनकरेजमेंट होता है कि आप लोग खुद का बिजनेस करो, खुद के बी ए कैप्टन ऑफ योर ओन शिप। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। डोंट ट्राई टू बी ए क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स मतलब एम्प्लॉइज। उसके चक्कर में मत पड़ो। उसके चक्कर में पड़ोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपकी जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योरशिप बनने की बहुत बड़ी होती है। पहली बात तो आप पूरे देश को सपोर्ट कर रहे हो, सेकंड आप जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो और गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हो। आपका बहुत बड़ा रोल हो जाता है जब आप एक बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यंग जनरेशन को मेरा भले छोटा धंधा चालू करो लेकिन खुद का करो। और दूसरी बात, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको एक्सप्लोर करो। बी ए सपोर्टिव हैंड ऑफ टू योर फैमिली। और ये चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में फैमिली के ऊपर एमबीए इंस्टीट्यूट फैमिली का बिजनेस किस तरह से मैनेज करना वो बता रहे हैं। जी अभी हम ना थोड़े अच्छे बिजनेस में आते हैं। इंटरेस्टिंग बिजनेस मुंबई ड्रीम्स या आपकी जान एक तरह से तो उसके पीछे जाते हैं अभी हम। हमारा एक इवेंट था, उनमें हमारे मोना मिस ने ना बहुत ज़्यादा इतने प्यारे वर्ड्स में बताया था कि उन्हें ना थोड़े प्रॉब्लम्स हुए थे, बट उन्होंने बताया कि ऐसा इवेंट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो वो इंसिडेंट क्या था, जब इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई थी मुंबई ड्रीम्स के उस इवेंट में कि पुलिस को बुलाना पड़ा था। मुंबई ड्रीम्स थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मुंबई ड्रीम्स को हो गया सर। इसमें क्या हुआ था कि पहले हमारे फेस्टिवल का नाम था मीटर डाउन। तो ये बैफ और BMS साथ में करता था। तो मीटर डाउन में भी मेरा रोल काफी महत्वपूर्ण था।
काफी ऊंचे लेवल पे हम लेके गए। हाँ सर। बट बाद में ये हुआ कि बीएमएस डिपार्टमेंट बढ़ गया, उनके 3 डिवीजन आ गए, मेरा 2 डिवीजन आ गया, फैमिली बढ़ गई। अब म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि अभी आपको अपना अपना फेस्टिवल करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना फेस्टिवल कर लिया और मेरे दिमाग से वो मीटर डाउन जा रहा ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत इमोशनली अटैच था। हाँ। तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं मुंबई ड्रीम्स करूं। मुंबई ड्रीम्स क्या है मेरे को नाम भी नहीं पता था, खाली फेस्टिवल करना इतना पता था। तो हमारी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाई और हमको बिठाया और बोला, मुकेश क्या है फेस्टिवल के बारे में? मैं बोला, मैडम इतना मन तो नहीं हो रहा है। तो एक वर्ड था उनका, उन्होंने बोला कि क्या नहीं हो सकता है? तो मुझे बोला नहीं हो सकता, तो ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है। फिर मैं उठा, वो एक हीरोइक स्टाइल था। कहते हैं ना कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आपके अंदर विश्वास होगा तो भगवान भी आपको हेल्प करता है, आपकी किस्मत भी चेंज हो जाती है। तो मैंने कहा कि मैडम होगा और बहुत बड़ा होगा। अब मैं वहां से निकल गया, अब डिपार्टमेंट में आके बैठा, बोल तो दिया बड़ा होगा। और इधर बैठे हम लोग सब लोग, तो मैडम के पास सब लोग अपना अपना लिस्ट दे रहे थे कि हमारा फेस्टिवल अभी है। तो मेरा आया तो मेरे वक्त बोला कि मुकेश को बुलाओ, उसके फेस्टिवल का अभी तक डिटेल्स आया नहीं। मैंने बोला यार नाम तक डिसाइड नहीं किया हमने, क्योंकि मेरे को एमडी कनेक्ट करना था। समझ में नहीं आ रहा क्या नाम। तो हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया मेरे बच्चों के साथ, मेरे कलीग्स थे, उससे मेरी बातचीत हुई। तो मैडम का वहां से फोन आ रहा है वापस कि मुकेश को बुलाओ, नाम क्या है? तो सडनली मैं बैठा था ऐसा, बोला ठीक है मुंबई ड्रीम्स। हाँ, स्पॉन्टेनियस नाम रहेगा तो मुंबई ड्रीम्स होगा, चलो। तो मैम गई, बोला मुकेश, बोला मुंबई ड्रीम्स। मुंबई ड्रीम्स, ये तो एक मुंबई क्रिकेट मैच जो होता है ना, हाँ, ये जो आईपीएल चलता है अपना, मुंबई क्या नाम है उसका? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। तो इट्स साउंडिंग लाइक, बोला नहीं मैम, मुंबई ड्रीम्स ही होगा, because we are going to fulfill everyone's dreams. Yes. And the dreams of all the festival will be fulfilled in Mumbai Dreams. This was my time. उसके बाद जब मैं बाहर इधर आके बैठा तो फिर हमारी कमेटी फॉर्म करना था। मैं बोला ना कि स्टूडेंट सेंट्रिक है, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स आर माय बिगेस्ट कस्टमर, उनको सेटिस्फाई करना। अब सिर्फ 20 दिन के अंदर इतना बड़ा फेस्टिवल हमने पुट अप किया। ओनली 20 डेज, 2 डेज हम लोग का इंटरव्यू के लिए चला गया था। और इंटरव्यू हम लोग हर स्टूडेंट्स को हम पोजीशंस देते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, कोऑर्डिनेटर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये हमने एक पोजीशंस बनाया है। और इसके लिए हम लोग बाहर कॉर्पोरेट से एचआर मैनेजर को बुलाते हैं, वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो वो लोग इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शंस हुआ, मुकेश ऐसा ऐसा है, फिर हमने पूरा डिजाइन किया, बच्चों को फिर बहुत मोटिवेट किया। फिर हमारे जो टीवाई के बच्चे थे बहुत ही पावरफुल है, बोलते ना कि उन्होंने बोला सर करना है तो बड़ा करना है। बोला हाँ, ये तो मैं भूलकर आ गया, बट वो बड़ा करना है, वो इतना सबके दिमाग में रिवॉल्व हो गया कि बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि कुछ। तो फिर बाद में हमने बोला, फिर एक हमारा हमेशा मीटिंग होता था, तो मीटिंग में मैंने बोला कि बच्चे लोग बड़ा करना है, बट बड़ा करने के लिए अपने पास कुछ चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस होने चाहिए, करेक्ट, पैसा आने चाहिए, कि पैसे से ही हम लोग इतना बड़ा कर सकते हैं। सेकेंड चीज, हमारी पॉपुलैरिटी अच्छी होनी चाहिए, सेलिब्रिटीज अच्छे आने चाहिए, करेक्ट। और उसके बाद में वी शुड नेवर फॉरगेट कि सोशल कॉज क्या होने वाला है, सोसाइटी को एक मैसेज भी तो हमको देना है। तो वो करके मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत की कि हमने अपस्टॉक्स को लेकर आ गया। अपस्टॉक्स इज 1000 करोड़ की बिजनेस कंपनी है। अपस्टॉक आया कैसे? हाँ, अपस्टॉक्स का क्या हुआ कि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमको पुराने जो रिलेशंस होते हैं ना, उसका एनकैश करना होता है। जब अपस्टॉक्स नया आया था तो एक मैनेजर से मेरी दोस्ती हुई थी,
मैंने अपने कॉलेज के कुछ बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजा था और वो बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उसके बाद हमारा हेल्दी रिलेशन हो गया था। वो होने के बाद फिर बाद में वो जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उस जयपुर में थे वो। अब मुझे अपस्टॉक से याद आया, मेरा एक फ्रेंड था कैलाश उपाध्याय, जो मैंने बोला था। मैं बोला यार कोई अच्छा मेरे को स्पॉन्सर चाहिए। तो बोला अपस्टॉक्स मुकेश, यू नो डायरेक्टर? बोला आई नो डायरेक्टर बट ही विल रिमेम्बर मी। बोला नो प्रॉब्लम, वो हम लोग देखते हैं। तो फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको कॉन्सेंट फॉलो किया। अब वहाँ उनका एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि मैं आऊं लेकिन हमको बेनिफिट क्या। ये भी चीज सीखना है कि अगर वो आता है, वो बोल रहा है कि विजिबिलिटी की हमको कोई तकलीफ नहीं है। भाई विजिबिलिटी हमारा आईपीएल में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमको अपस्टॉक जानते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या करना है? आपके यहाँ पर तो एक छोटी सी कॉलेज, मतलब कॉलेज अच्छी है बट लेकिन एक छोटा सा कवरेज होगा। फिर मैंने बोला कि सर आप कॉलेज के हिसाब से मत जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या। तो मेरी पूरी टीम के साथ में बैठा, बाद में हम लोग ने एक पिच बनाया कि क्या बात करना है। फिर मैंने उनको फोन किया कि बोला सर अपस्टॉक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, कैपिटल मार्केट बहुत बढ़िया कर रहा है इस इंडिया में, लोगों को शेयर के बारे में काफी कुछ नॉलेज हो रहा है। तो मेरे कॉलेज में 7,500 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, 7,500 स्टूडेंट्स डिग्री प्लस, ठीक है। और उसमें कॉमर्स की टीम ज्यादा है जिसको कैपिटल मार्केट सिलेबस में है, शेयर्स के बारे में नॉलेज। तो अगर आप इधर आते हो और हमारे साथ टाई अप करते हो और एक सेशन लेते हो और अवेयर करते हो, तो ये फ्यूचर में आपके कस्टमर बनेंगे। तो उन्होंने कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं बोला कि नहीं मुकेश ये अच्छा बोला आपने। वो लोग इधर आए, पूरा निरीक्षण किया, हर जगह देखा इधर स्टैंडीज। तो हमने पहली बार आरडी नेशनल कॉलेज में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पूरी की पूरा उसका गिफ्ट रैप किया हमने। हाँ सर, देखा था सर, पूरा बैनर गिरा था गिफ्ट रैप। और गिफ्ट रैप का भी आइडिया मेरे स्टूडेंट का था, शुभम जायसवाल का। शुभम जायसवाल, हम अपस्टॉक कंपनी के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रूम हमको दिया था। उन्होंने बोला था कि आप बताओ कि आप लोग हमारी विजिबिलिटी कैसे करेंगे। तो मैं सब बच्चों पे डालता हूँ क्योंकि बच्चों में इतना टैलेंट है कि पूछो मत। कूट के टैलेंट भरा है, खाली उनको मोटिवेट करना है। एक बटन हमको खाली दबा देना है, वो इतना अच्छा काम करते हैं, इसीलिए मतलब बच्चे मेरी जान है। तो वहां पर शुभम ने प्रेजेंटेशन दिया कि सर ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी। ये मैं खुद को क्रेडिट नहीं लूंगा, ये मेरे बच्चों का थॉट था। और हमने पूरा गिफ्ट रैप किया। और पहली बार आरडी नेशनल कॉलेज में, हमारी कॉलेज स्टैब्लिश हुई 1949 में, 1949 से लेके अभी तक पहली बार नेशनल कॉलेज में गिफ्ट रैप अपस्टॉक का हुआ। और हमने इतनी मेहनत की उसके लिए। फिर बाद में मैंने बोला कि सर देखो आपका विजिबिलिटी आरडी नेशनल कॉलेज के लिंकिंग रोड के सामने है। सर पूरा छूट गया था कॉलेज सामने, और सीधा फुटफॉल। यस सर, ये लिंकिंग रोड अगर आप देखोगे तो शाम के वक्त भरा रहता है पूरा मॉर्निंग। तो देखो विजिबिलिटी कितनी बड़ी है। तो इतना खुश हुआ कि ये साल भी, नेक्स्ट ईयर भी उन्होंने हम लोग को यस सर ऑन इसमें कहने का मतलब ये है कि हमको संबंध बनाना है और संबंध बनाना है। सर अभी ऑन डे की बात करते हैं। ऑन डे उस दिन इतना क्राउड आ गया, हाँ। पुलिस बुलानी पड़ी, इतना सब कुछ कैसे हुआ सर? इतना बड़ा बैनर लग गया, ये सब मेरे बच्चों की वजह से हुआ। क्योंकि बच्चों का ख्वाहिश यही था कि वहाँ पर एक हमारा चेयरपर्सन था, उसका नाम था प्रथम शेट्टी, ऋषभ गुप्ता, ये सब हमारी टीम थी। तो प्रथम शेट्टी का हमेशा कहने का था कि सर हमारा जो स्टॉल लगेगा वो T6 से लेकर अपना बोटेनिकल अपना इसका गेट है, अपना कोटक महिंद्रा का मेन गेट, कॉन्फ्रेंस रूम, वहां तक लगनी चाहिए। तो काफी बच्चे हंसे भी उसके ऊपर, सर होगा क्या? मतलब हंसो मत, होगा, जोश रखो होने का। मैंने क्या बोला था आपको कि आपकी मेहनत अगर आप करोगे,
अच्छे से और निस्वार्थ मेहनत अगर आप करोगे तो साक्षात भगवान भी आएंगे आपको हेल्प करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना स्टॉल, इतना बड़ा स्टॉल, अच्छा स्टॉल, टेंट, लोग स्पॉन्सर्स आके बुकिंग कर रहे थे और इतना ज्यादा फुटफॉल हो गया। फिर बाद में मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, इनको मैंने बोला था कि हर कॉलेजेस में जाना, हर कॉलेजेस में जाके उन्होंने प्रेजेंटेशन इतना अच्छा दिया, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अच्छी थी कि कितने कॉलेजेस आए थे? उस वक्त आई थी 71 कॉलेजेस। 71 कॉलेजेस वाज द रिकॉर्ड। आई थिंक ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, एक या दो ज्यादा ही होगा, इतनी कॉलेज, क्योंकि उन्होंने हर जोन को कवर किया था। और जब हमने, हमारा एक स्टाइल था कि हम प्रेजेंटेशन देते थे तो मुंबई का पूरा मैप बनाते थे। हाँ, मुंबई के मैप के अंदर हम जाकर के बताते कि ये साउथ जोन है, ये नॉर्थ जोन है, ये हार्बर है, ये तो हम डिवाइड करते थे काम को। और मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैंने बोला कि बच्चों के अंदर बहुत ताकत है और बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। यही बच्चे फ्यूचर है इंडिया का। और इतना बच्चे लोग, और आरडी नेशनल कॉलेज के बच्चे तो कुछ ही था, माइंड ब्लोइंग से। आप लोग को भी मैं बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि इतना बड़ा आप लोग ये काम कर रहे हैं। दिस इज द बिग, यू नो, दिस इज अ सोशल कॉज, यू आर रिमूविंग योर स्पेशल टाइम और आप ये कार्य कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। इसमें यंग, हमने देखा है कि हमारे इतने फैंस हैं यंग यूथ, वो उनको ना बस गाइड करने वाला कोई होना चाहिए और एक मतलब उन्हें ना कोई जैसे हमारे प्रोफेसर है, कोई प्रोफेसर है, उनसे सुनना है कि उनकी लाइफ में क्या हुआ है, तो उनसे वो थोड़ी सी नॉलेज लेके उनको कुछ तो चेंजेस आएगी कि हाँ मुझे ये नहीं ये करना है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल कैसे होने वाला है मुंबई ड्रीम्स? मुंबई ड्रीम्स ये बार सेकेंड ईयर की भी मैं बात कर लेता हूँ। सेकेंड ईयर में हमारा बहुत अच्छा हुआ। सेकेंड ईयर में भी हमारा काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पुलिस आ गई थी। हाँ सर, पुलिस आ गई। हाँ, पुलिस आ गई थी। पुलिस आने का कारण ये था कि इतने ज्यादा इवेंट्स हो गए थे कि 2 दिन हमको कम पड़ गया था, इतना, क्योंकि कॉलेज का रिस्पॉन्स ज्यादा था, एंट्रीज ज्यादा हो गई थी। एंट्रीज हर स्पोर्ट्स में एंट्री ज्यादा है, एकेड्स में एंट्री ज्यादा है, कल्चरल में एंट्री ज्यादा है, सब डबल हो गई। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे डबल नहीं ट्रिपल हो गया। एक्सपेक्टेशन कितना था सर? हमारा एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था। मेरा यही था कि भाई 40 से 50 कॉलेजेस आ जाएंगे, बट जो पीआर कॉलेजेस का हेड था, हेड, उसने बोला कि मुकेश सर ऐसा मत बोलो, कॉलेजेस तो बहुत आएंगे, क्योंकि वो एक अलग ही जोश था। मैंने एक अलग पागलपन देखा था सर, आज तक हमने टीचर के अंदर भी देखा था और स्टूडेंट्स में भी देखा था मुंबई ड्रीम्स के लिए। तो वो पागलपन, वो पैशन, वो जोश, अगर मैं सोच रहा था कि ये लोग खुद के बिजनेस पे लेकर आते हैं तो बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। और एक एक बच्चा हमारा अगर एक एक एंटरप्रेन्योर बन जाए तो कितने लोग को जॉब देगा और हमारी पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। ओके सर, अभी जो आने वाला मुंबई ड्रीम, उसमें आप क्या करोगे? थोड़ा ही थोड़ी सी। ये बार मुंबई ड्रीम्स अगर होता है तो कॉलेज में, क्योंकि मैडम ने बोला है कि ये बार फेस्टिवल सिर्फ हम लोग एक ही फेस्टिवल रखेंगे। अगर ये बार मुंबई ड्रीम्स होता है तो ये बार का प्लान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये बार मुंबई ड्रीम्स की विजिबिलिटी, आई थिंक, मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई प्लेन से जा रहा है, एरोप्लेन से अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, या फिर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है, अगर शाहरुख खान मन्नत से देख रहा है तो मुंबई ड्रीम्स से देखेगा। सलमान खान अगर गैलेक्सी से देखेगा तो मुंबई ड्रीम्स देखेगा। मुकेश अंबानी अगर एटेलियर से देख रहा है तो मुंबई ड्रीम्स देखेगा। क्योंकि हमारा प्लान इतना है कि हम इतना बड़ा वो बलून लगाने वाले हैं, इतना बड़ा कि वो पूरा हर जगह कवर करेगा मुंबई ड्रीम्स करके। तो ये हमारा ड्रीम्स है कि हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, सब मुंबई करे, सबकी ड्रीम्स है, सब बोलेंगे भाई ये मुंबई ड्रीम्स है, हमारा ड्रीम है, ये हमारा ड्रीम्स है। और मुंबई ड्रीम्स एक ऐसा फेस्टिवल है कि सबकी ड्रीम्स फुलफिल होती है, सबकी ड्रीम्स। सब लोग, सब बच्चों ने काफी कुछ सीखा, बच्चों को इंटर्नशिप मिली, बच्चों को जॉब, स्पॉन्सर्स ने जॉब दे दिया बच्चों को, उनका टैलेंट देखा ऑन टीवी। जो आप लोग लोकल ट्रेन में गुजरते हो तो आप देखते रहिए, टीवी चल रही है, वो ऑन टीवी हमारा पावर स्पॉन्सर था, उन्होंने जॉब दे दिया।
बोला कि नहीं भाई सर आपके बच्चे में टैलेंट बहुत है, तो एक मैनेजर बन के बैठा हुआ है और 2 बच्चे उधर इंटर्नशिप कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक भी हमारा स्पॉन्सर है, वो भी आया है, वो भी साथ में बैठे कि मुकेश सर क्या बच्चों का टैलेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे के अंदर टैलेंट बहुत है। ऑलवेज वी शुड सी 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट। इतना ज्यादा टैलेंट है आप लोग में, खाली किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किताब के साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी किस तरह से चेंज हो वो देखना है। ट्रस्ट नहीं कर बच्चे लोग देखो बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं, मैं और एक आप लोग को शेयर करूंगा, बहुत बढ़िया है। मेरे लेक्चर्स में मैं एग्जांपल्स और केस स्टडीज बहुत देता हूँ, कनेक्टेड होती है। तो एक मेरा स्टूडेंट था, उसने लॉकडाउन में अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, लॉकडाउन में 33 लाख रुपया कमाया था, 33 लाख रुपीस खाली कार फाइनेंस में, कार बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स, कार खरीदता था, कार बेचता था, और सब बड़ी बड़ी कार्स, वेरी एक्सपेंसिव कार्स, मर्सिडीज हुआ, BMW, बड़े बड़े, उसके क्लाइंट बड़ा नीश मार्केट है उसका। तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि 33 लाख रुपीस उस बच्चे ने कमाया। तो वहां पर एक मेरी स्टूडेंट थी टीवाई की, उस वक्त तो सेकेंड ईयर में थी, बोला सर व्हाई डोंट वी अप्रोच दैट बॉय फॉर स्पॉन्सरशिप। मैंने बोला क्या बात है, बच्चे कितने स्मार्ट है। मेरे लेक्चर में मैंने वो बात बोली तो उन्होंने मुझे बोला कि सर उसको स्पॉन्सरशिप के लिए लेके आओ। तो पहली बार वापस एक आरडी नेशनल कॉलेज में ऐसा हुआ कि हमको एक कार स्पॉन्सर मिला कि जो सेलिब्रिटी को पिक एंड ड्रॉप कर रहा था, जिसमें BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, ये सब बड़ी बड़ी कार्स इधर खड़ी थी, उनको पिक एंड डिलीवरी के लिए वो भी एक हमारा स्पॉन्सर था। और उस कंपनी का नाम है विश्वविल्स। रागिब खान करके स्टूडेंट का नाम था, उसका एग्जांपल दिया। मेरे बच्चे इतने स्मार्ट थे कि सर उसको अप्रोच करो, हमने अप्रोच किया। तो आपने देखा होगा कि मुंबई ड्रीम्स में कार का भी एग्जीबिशन लगा, हाँ सर देखा, एक से एक कार थी, ये सब था। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन नॉट द लिस्ट, आपने एक क्वेश्चन बोला था जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, मेरी पूरी टीम इसके बारे में सोची थी। स्लम एरिया प्यार भराता है और जो मेट्रो एरिया बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे दीवारें बन जाती हैं। जैसे कि अगर मेट्रो एरिया है दिल्ली, कोई भी एरिया, जैसे जो मेट्रो एरिया बिल्डिंग्स में लोग होते हैं वो लोग साल में एक बार निकलते हैं, बोलते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, और फिर वो बोल के वो वापस घुस जाते हैं। बट जो स्लम एरियाज होते हैं वहाँ पे आप देख सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, अगर आपकी तबीयत खराब है तो 100 लोग आके आपको पूछेंगे क्या मम्मी कैसी है, कोई भी कैसा है। बट जो मेट्रो एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर कोई किसी डेथ भी हो जा रही है रूम के अंदर तो 3-4 महीने बाद पता चलता है। तो आप इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों स्लम एरिया? मैं मेरी सोसाइटी थी, I was very much connected with the slum area, but बच्चे लोग जितना प्यार स्लम एरियाज में मिलेगा, जितना उधर कॉमन थिंकिंग है, आपस में प्यार है, आपस के खाने का टेस्ट चेंज हो रहा है भाई, हाँ सर, एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मेरे बाजू वाले ने क्या बनाया तो वहां का फ्रेगनेंस आ गया तो मैं लेके चला गया कटोरी, अरे भाई आंटी थोड़ी सब्जी देना। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और जो भी फेस्टिवल हम मनाते थे सब साथ में मनाते थे, इतनी यूनिटी देखने मिलती थी। जैसे आपने कहा कि कोई बीमार होता था तो एक फैमिली मेंबर बाद में होता था, बट चाल के मेंबर पहले होते थे, और उसमें हमको बड़ा प्राउड फील होता कि मैं इस चाल में रहता हूँ। ओपन था सब कुछ, मजा आता था, बैठ के हम, टीवी नहीं थी लेकिन आपस में एक स्टोरी बोलते थे, उसमें वाला था, एक आपस में हम शेयर करते थे। बट फ्लैट्स में आने के बाद ऐसा हो गया कि कंपार्टमेंट आ गया, दीवारें आ गई, तो उन्होंने दिल में भी दीवार डाल दी। हाँ सर, दीवार तो दिल में भी आ गई, मतलब वो रिच एंड पुअर का स्टेटस सिंबल हो गया। अब मेरा भी 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, मैं भी रहता हूँ, लेकिन बच्चे लोग मजा वही आता है, मैं वही एरिया में जाता हूँ, गरबा होता है उस वक्त जाता हूँ, गणपति होता है उस वक्त जाता हूँ, फुल एंजॉय करता हूँ। और मेरे पास वो वीडियो भी है, और जितने मेरे दोस्त हैं उनके साथ पूरी तरीके से उसी लेवल का एंजॉयमेंट करता हूँ। उस वक्त मैं भूल जाता हूँ कि मैं नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ या फिर HOD हूँ, कुछ नहीं, ये प्यार है।
स्टेटस आपको वो सब बताता है, लेकिन स्टेटस के साथ साथ अगर आप फ्लैट्स में रहते हो, मैंने बोला था दीवारें एक सेल्फिशनेस क्रिएट करता है, एक हम लोग को सेल्फ सेंटर्ड बना देता है कि ये मेरा फ्लैट है, मेरा ये चौल में नहीं है, मेरी चाल है, मेरी चाल मतलब ये पूरे मेंबर्स मेरे हैं भाई, मेरा एक रूम नहीं है, पूरे मेंबर्स मेरे हैं, तो वो प्यार बढ़ाता है। और दूसरा यही मैं बोलूंगा कि भाई वी ऑलवेज से सलाम मुंबई, सलाम बॉम्बे, but because of this young populated students in India, the world will say pranam India, not salam Mumbai. सर कैसा लगा था? सर बहुत अच्छा लगा। लास्ट एक आपको कहना है कि जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था ना, तो आपने कभी ना किसी से भी, मैं हूँ या कोई भी मुस्कान में प्रेसिडेंट हो या वो भी हो, कभी ना आपने जब आप फर्स्ट टाइम हमसे मिलते हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना मिल रहा है। और आपकी ना जो पॉजिटिवनेस है ना बहुत अच्छी है। तो आप बचपन से ऐसे हो या आपको यंग एज में या अभी आपको वैसा हो रहा है? बचपन में तो मैं निगलेक्टेड चाइल्ड था, मैंने आपको बताया। डैडी मम्मी बहुत बहुत पिटाई हुई, उससे डिसिप्लिन सीखने को मिला, लेकिन अपनापन आना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो अपनापन बहुत जरूरी है। अगर मैंने आप लोग को अपनापन नहीं दिखाया तो आप लोग खुलोगे नहीं, और मेरा काम ये है कि आप लोग एक कली हो और आप लोग को फूल बनाना है, तो उसकी रक्षा करना मेरा काम है। उसको कैसा वाटरिंग करते हैं वैसा मुझे, जब तक मैं आप लोग को कंफर्टेबल करके मेरे पास बुलाकर बिठाऊंगा नहीं, तब तक आपके अंदर क्या टैलेंट है मुझे नहीं पता। और मैं टैलेंट हंटर हूँ, वो टैलेंट को मैं पकड़ता हूँ और वो टैलेंट को मैं शेप अप करता हूँ। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि राहुल हो या कोई मेरा दूसरा स्टूडेंट हो, he should explore in his life and become a successful citizen of not only India, पूरे वर्ल्ड का गुड सिटीजन होना चाहिए। ये मेरा काम। बस यही था पॉडकास्ट आज हमारा। बहुत कुछ सीखने मिला आपसे और देखने मिला कि लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। अगर आपकी सोसाइटी आपको नहीं पहचान रही है, आपके पेरेंट्स नहीं पहचान रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, और कभी हार नहीं मानना चाहिए, और गॉड पे तो आप भरोसा हमेशा बहुत ज्यादा भरोसा। माँ बाप अभी तक मैं मम्मी डैडी का पैर पड़ के निकलता हूँ, कहाँ पर भी बाहर जाना है मम्मी डैडी का पैर पड़ के ही जाता हूँ। भगवान पर विश्वास है, आप कोई भी रिलीजन के रहे, आपका कट्टर विश्वास आपके पूजा पाठ पर होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है कि आपके काम को रोकेगी, आपका काम 100% सक्सेस होगा। और मैंने और एक शेयर करूंगा कि मैं एक बहुत ही स्लम एरिया की कॉलेज में गया था, पाल राजेंद्र कॉलेज, मुझे याद है, कांदीवली में कॉलेज थी, सामने गटर थी, वहां पे छोटे छोटे बच्चे स्लम्स के आते थे, टॉयलेट करते थे। उस एरिया उस कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया था। जब उस कॉलेज में पढ़ा रहा था तो लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए नहीं आती थी। मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट किया, इतना बढ़िया माहौल क्रिएट किया मैंने, मतलब करने वाली तो सरस्वती माता है, कि गायत्री मंत्र का पहले हम जाप करते थे, वहां पर ओम लिखता था मैं बोर्ड के ऊपर, गायत्री मंत्र का जाप होता था, फिर हमारी पढ़ाई चालू होती थी। तो उसमें कुछ अदर रिलीजन के लोग ने मुझे ऑब्जेक्ट किया कि सर ऐसा नहीं है, हमको तो नहीं आता, मतलब आपको नहीं आता, आप अपने रिलीजन का प्रे करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आप अपने रिलीजन का प्रे करो, प्रेयर होता है। तो उसके बाद में जब वो लोग 12th में बच्चे गए, उस प्रिंसिपल ने, ट्रस्टी ने मुझे बुलाया, हमारी ग्रुप मीटिंग ली और पूछा कि सबको पूछा टीचरों की कितना परसेंट रिजल्ट आएगा। तो एक ने बोला 35%, एक ने बोला 45%, एक ने बोला सर 50-60% आ जाएगा। जब मेरे पास आया तो मैंने बोला कि सर 95%
तो मेरे को आई ग्रो करो, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे सर मैं नाम लिख के देता हूँ बच्चों का कौन पास होगा, मैं नाम लिख के देता हूँ। बोला लेकिन आप बोला सर मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे 3 सब्जेक्ट पढ़ाने में मुझे समझ में आ गया कि बच्चों का टैलेंट क्या है। We should never underestimate our students. We should never go on language. We should go on knowledge. But हमारे इंडिया में क्या है? They go on language. इसकी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं? Yes sir. अरे इंग्लिश को गोली मारो, उसका नॉलेज क्या है वो देखो। आगे चल के नॉलेज काम आता है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? हर जगह हिंदी बोलते हैं, संस्कृत भाषा चल रही है, योगा आ गया है, तो नॉलेज पे तो फिर 99% रिजल्ट आया। मैंने सर को लिस्ट दिया, बोला सर आप देख लीजिए। और उस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब जूनियर कॉलेज में था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने टॉप किया था, सेकंड प्लेस पे आए थे। और हर जगह हम लोग ने बहुत अपना झंडा फहरा दिया था कि बाल राजेंद्र कॉलेज को एक लेवल पे लाके रखे। हनुमान रोड पर कॉलेज है और एक लेवल पे लाके हमने रख दिया था। रही बात नेशनल कॉलेज की, तो मैं नेशनल कॉलेज को हमेशा देखता था, लिंकिंग रोड पे शॉपिंग के लिए आता था और नेशनल कॉलेज को देखता था हमेशा। मुझे बहुत पसंद थी कॉलेज, और यहाँ के टीचर बड़े स्मार्ट और बड़े हाईली क्वालिफाइड, उनका इंग्लिश का लेवल बड़ा हाई, नॉलेज बड़ा हाई। तो हम लोग एक बार पार्टी में मिले, तो है प्रोफेसर्स मिले थे, यस आई एम फ्रॉम नेशनल। उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल में देखते रहे। फिर मैं बोला मुझे भी इस कॉलेज में आने चाहिए। और मैंने क्या बोला कि भगवान बहुत दयालु, गॉड इज केयर टेकर। भगवान आपकी हर विश को फुलफिल करेगा, बट आपके विश सेल्फलेस होने चाहिए, आपका डेडिकेशन होनी चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी। तो 3D को याद करना, वन इज डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड योर डेडिकेशन। कोई भी चीज अगर आप ये 3D के हिसाब से करते हो, दुनिया की कोई ताकत आपके सपनों को रोकेगी नहीं। आपके हर सपने साकार ही होंगे। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, एंड यू ऑल आर मुंबई, यू ऑल आर इन मुंबई, सो मुंबई विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। ओके सर, इतना ही था, और मिलते हैं एक न्यू पॉडकास्ट में न्यू गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो